नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में हर आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बार बार फंसते हुए जा रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच कई मसलों को लेकर दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले ही जेडीयू और बीजेपी के बीच इस बात को लेकर टेंशन है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सीएम की कुर्सी पर किसकी दावेदारी होगी। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी फिर से जीतने की स्थिति में होती है और जेडीयू उसका साथ देता है, तो फिर उसमें नीतीश कुमार की स्थिति कैसी होगी, ये सारे सवाल अभी नीतीश कुमार के सामने हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के सामने अब एक बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो किस तरह से जंगल राज को बनने से रोकें, क्योंकि बार बार मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर 2005 के पहले वाले बिहार को लेकर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तक को निशाने पर लिया कि आपके पिता के काल में तो जंगल राज था। लेकिन अब विपक्ष ने बता दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। और विपक्ष जब ये बात कहता है तो बीजेपी उसको खारिज करती है, नीतीश कुमार उसको खारिज करते हैं। लेकिन अब मोदी किस तरह से विपक्ष के आरोप को खारिज कर पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि अब मोदी के ही मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उनके गांव में उनकी बहन और उनके दो भांजों को गोली लगी। गोली चलाने वाले उनके भांजे ही थे। आपस में ही दोनों भाइयों में विवाद हुआ, गोली चली, एक की मौत हो गई, बहन उनकी जो है वो गंभीर रूप से घायल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार में इतना हौसला कैसे बढ़ रहा है, इतना दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है कि बात बात पर इस तरह से हथियार बाहर निकल रहे हैं। और ये सीधे सीधे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उनके राज में अब मोदी के मंत्री, उनके घर वाले भी सुरक्षित नहीं है। तो जाहिर है यहाँ मोदी भी अब विपक्ष के साथ शायद नीतीश कुमार से ये सवाल पूछेंगे कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था आप बना रहे हैं। और उधर नीतीश और मोदी के बीच एक और मसले को लेकर दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सदन में नीतीश कुमार ने विधानसभा में मोबाइल को लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई और ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अगले 10 सालों में इससे दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही, जिस पर तेजस्वी यादव ने उनको घेरा है और उनको एक तरह से टेक्नोलॉजी इलिटरेट कहा है कि इनको तकनीकी ये असाक्षर है, निरक्षर है तकनीकी रूप से। ये बात आज तेजस्वी यादव ने कही है। एक तरफ पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब एआई को लेकर मोदी ने बड़ी बड़ी बातें विश्व मंच पर की हैं। अभी बिल गेट्स आए हुए हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के साथ नए सहयोग और संबंध बढ़ाना चाहते हैं। और उधर नीतीश कुमार जो मोदी के सहयोगी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमको मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए और हमने तो मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया है जब से हमको ये पता चला है कि इससे खतरा है। दरअसल आज सदन में दो विधायक जो हैं वो मोबाइल पर एक मोबाइल देख रहे थे और दूसरे मोबाइल पर देखकर उन्होंने सवाल पूछा, तो इस पर नीतीश एकदम भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंधित है, यहाँ मोबाइल नहीं लाया जाना चाहिए। तो मोबाइल को लेकर भी अब नीतीश कुमार और मोदी के बीच वैचारिक असहमति बनती हुई दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी जो बात करते हैं कि मैं देश को पता नहीं कौन सी सदी में ले जाऊंगा और टेक्नोलॉजी का विकास इतना करवा दूंगा, और वहीं नीतीश कुमार अगर इस तरह की बात करेंगे तो बिहार के युवा आखिर किसकी बात सुनेंगे? क्या वो नीतीश कुमार की बात सुनेंगे या वो मोदी की बात सुनेंगे, या वो ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच आपस में ही नहीं बन रही है और फिर वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की बात सुनेंगे जो उनको रोजगार का वादा भी दे रहे हैं और उसके लिए मांग भी कर रहे हैं सरकार से। तो बिहार में इस समय बहुत सारी हलचलें चल रही हैं। आज इन्हीं पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद भी अब उन्होंने ये बता दिया है कि टाइगर जिंदा है। आज आरजेडी कार्यालय में एक पोस्टर लगा है जिसमें बताया गया है कि लालू यादव न झुके हैं न झुकेंगे, और उस पोस्टर में दिख रहा है कि किस तरह एक तरफ पीएमओ है, एक तरफ भक्त है, एक तरफ ईडी है, एक तरफ सीबीआई है, सब मिलकर खींच रहे हैं लालू प्रसाद को और वो खड़े हुए हैं तनकर मुस्कुराते हुए। और उस पोस्टर में लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, टाइगर अभी जिंदा है, कि लालू प्रसाद की, नीतीश कुमार को भी और पीएम मोदी को भी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि जैसे ही चुनाव आने शुरू हुए ईडी को भेजना शुरू हो गया बिहार में। आप देखिए ये जो पोस्टर है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर इसको हम फुल स्क्रीन दिखा सकें तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पूरा ये पोस्टर आप देखिए कि किस तरह से लिखा है, ना झुका है, ना झुका हूं, ना झुकूंगा,
टाइगर अभी जिंदा है। और ये आप देख रहे हैं कोने में उधर तेजस्वी यादव भी हैं, क्योंकि अब उनके हाथों में बिहार की कमान आनी है लालू जी के हिसाब से। ये पोस्टर है जिसमें एक जो लोग चढ़े हुए हैं, सीबीआई, ईडी, ये सब भक्त, ये सब आप देख सकते हैं कि उनकी टी शर्ट्स पे इस तरह से लिखा हुआ है और वो खड़े हैं हंसते हुए। और साथ ही दूसरे तरफ एक लालू प्रसाद की एक और तस्वीर है जिसमें वो उंगली से एकदम चेतावनी देते हुए बता रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। ये जो पोस्टर लगा है, कल जिस तरीके से वहां पर लालू प्रसाद से ईडी ने 4 घंटे पूछताछ की, उससे पहले राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से इसी तरह 4-4 घंटे की पूछताछ हुई। और कल की पूछताछ में उनसे काफी सारे सवाल हुए, उनके जवाब लालू जी ने दिए। तो ये सारी बातें तेजस्वी यादव पहले ही बोल चुके हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं ये सारी संस्थाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी। ये बात तो मैं पहले से कह रहा था और ये ऐसा ही हुआ है। तो वो बता रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे। और यहाँ पर कल भी मोदी एक फंस गए जब उनके ही मंत्री ने सदन में, राज्यसभा में ये जानकारी दी कि ईडी ने पिछले 5-10 सालों में जो 193 मामले दर्ज किए, उसमें से केवल 2 में सजा हुई है। और उसमें भी पिछले 5 सालों में ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं विपक्ष पर। तो यहाँ विपक्ष का आरोप जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है कि ईडी का इस्तेमाल मोदी कर रहे हैं अपने विरोधियों का उनको, उनके मुंह को बंद करने के लिए, उनका दमन करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें इस समय बिहार में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच नए नए मुद्दों पर अब दरार बनती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से ये दरार पटेगी या नहीं पटेगी, या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, या उनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर आ गया है, इन सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी ये आरजेडी का पोस्टर हमने देखा, उधर अभी तेजस्वी यादव ने भी एक नया हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक ट्वीट किया है और ये बताया है कि कैसे आप तो पलटी मारते रह गए, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जो दरार की बात मैं कर रही हूँ, आज मोबाइल को लेकर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा सदन में, बड़ा आश्चर्यजनक है कि आज के वक्त में, ठीक है टेक्नोलॉजी और अति उसका इस्तेमाल वो किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ये एक अलग मसला है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह एकदम इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी इसमें कैसे उनका साथ देंगे। पहले एक बार सुन लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा और तेजस्वी यादव का उस पर जो तंज है उसको भी देख लेते हैं। सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है। ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कोई मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल, पूछिए। अमरेंद्र जी, यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरह से बोल रहे थे और उन्होंने एक जो बात बोली कि हम तो 19 में समझ गए थे, 20 में गड़बड़ होने वाली है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो उन्होंने कहा, क्या फिर कोई नया इशारा है या ये केवल मोबाइल को लेकर ही बात थी? ये एक सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर जो ट्वीट किया, एक बार उसको देखते हैं, फिर आपसे जवाब चाहती हूँ। तेजस्वी यादव लिखते हैं, मोबाइल से 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। माननीय श्री श्री नीतीश कुमार, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदन को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर देने की व्यवस्था की गई है। अगर किसी माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछना हो तो उसे मोबाइल अथवा टैब से देखकर ही पूछना होगा, लेकिन बिहार के कंप्यूटर संबंधित निरक्षर मुख्यमंत्री को उसमें भी दिक्कत है।
दुर्भाग्य है कि बिहार को ऐसे रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री मिले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ युवा, छात्र और महिला विरोधी हैं। निंदनीय। ये तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है। अब क्या कहेंगे अमलेंदु जी? सारी चीजें आपने देख ली, ट्वीट भी देख लिया, क्या कहेंगे? एक तो समिता जी, अब नीतीश कुमार बहुत दिलचस्प व्यक्ति होते जा रहे हैं, ये बार बार अब समझ में आ रहा है। अब ये जो नई दरार मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के बीच, जाहिर सी बात है कि ये तकनीक को लेकर है, क्योंकि मोदी जी तो थे 1988 में ईमेल इस्तेमाल करते थे और डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफी करते थे 1984 में। तो मोदी जी तो इतने एडवांस हैं कि जब तो ईमेल बना नहीं था वो तब ईमेल इस्तेमाल करते थे, जब डिजिटल कैमरा नहीं होते थे तब डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करते थे, जब कंप्यूटराइज मार्कशीट नहीं होती थी उस समय उनकी कंप्यूटराइज मार्कशीट बन गई। तो मोदी जी तो इतने एडवांस्ड हैं, मतलब तकनीक जब आती है उससे वो 10 साल आगे चलते हैं मोदी जी। तो मोदी जी तो 10 साल आगे चल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अगर 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो मोदी जी फिर क्या करेंगे? तो मोदी जी 10 साल आगे चल रहे हैं, तो मोदी जी अब कहाँ जाएंगे फिर? 10 साल पहले ही, मतलब मोदी जी 10 साल पहले ही सब काम कर लेते हैं ना। तो ये एक नई तकरार जो देखने को मिलती है। अब मोदी जी तो बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनेगा, मोदी जी बता रहे हैं कि तकनीक का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है और कई कई घंटे के पॉडकास्ट वो तकनीक पर कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि बिना एआई के भारत का काम नहीं, किसी का काम नहीं चलेगा, ये भी बता रहे हैं। तो मोदी जी तो इतनी सारी बता रहे हैं और नीतीश कुमार जो बता रहे हैं कि कंप्यूटर से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी 10 साल में। और नीतीश कुमार को मालूम पड़ गया था 2019 में ही कि ख़त्म होने वाली है दुनिया। तो तभी आप यही तो इससे पूछ रहे हैं कि भाई आपको मालूम पड़ जाता था क्या, इसलिए आप लगातार पलटी मार रहे हैं। तो बहरहाल नीतीश कुमार बहुत दिलचस्प व्यक्ति होते चले जा रहे हैं। अब देखिए मोबाइल से क्या चीज़ें दिक्कत हो रही है, ठीक है वो 4G के बाद 5G आया, 5G जब आया समिता जी तो पूरी दुनिया में उससे लेकर कंसर्न थे, ऐसा नहीं है कि उसको लेकर कंसर्न नहीं थे। और कंसर्न ये थे कि वो 5G के जो टॉवर्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैलाते हैं और उससे पशु पक्षी भी मर रहे हैं, इस तरीके की खबरें आई थीं। लेकिन बाद में उन खबरों को फिर खारिज किया गया कि रेडिएशन होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे लोग मतलब पशु पक्षी मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर वो खारिज की गई। यहाँ भी जब 5G आया था तो यहाँ भी इस तरह की बातें काफ़ी ज़्यादा हुई थी भारत में भी और उसको फिर लेकर स्पष्ट किया गया। तो अगर नीतीश कुमार का कोई इशारा इस तरफ था कि भाई ऐसी खबरें आई थी 2019 में ही आ गई थी कि 5G आ रहा है, 5G पे काम चल रहा है तो उससे इतना भयंकर रेडिएशन होगा, तो उसको फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि भाई ये कहने का तात्पर्य है। लेकिन उसके साथ साथ तो ये भी बताना चाहिए था कि वो सारी शंकाएं जो है वो निर्मूल साबित हो चुकी हैं और रेडिएशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि साहब उससे पशु पक्षी मर जाए और इंसान भी मर जाए, ऐसा नहीं होता है। अब तमाम लोग 5G के फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है समिता जी कि तकनीक कोई भी होती है और तकनीक जब आती है तो उसके अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। ये हर चीज़ के साथ होता है, वो सिर्फ तकनीक के साथ ही नहीं होता है। हम भोजन करते हैं, अगर हम गेहूँ का आटा भी खाते हैं तो उसमें भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। कोई भी हम फल खाते हैं तो उसकी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, कोई दवा लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी तकनीक हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप होते हैं, जाहिर सी बात है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आप ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब अगर पेपर लेस आपने कर दिया है, अब आप बजट भी जो है साहब वो पेपर लेस करते हैं, अब आपको वहाँ टैबलेट पर दिखाई पड़ जाएगा। अब मोदी जी ने तो यहाँ करा दी व्यवस्था कि अब किसी को जो बिल आ रहे होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, वो भी वहाँ टैबलेट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। और सदन में हंगामा मचता रहता है कि हमको तो इसकी कॉपी नहीं मिली, बताया जाता है कि वो तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था, वहाँ आप देख लीजिए। तो मोदी जी तो वहाँ कर रहे हैं कि वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था, वहाँ आप देख लीजिए। यहाँ नीतीश जी बता रहे हैं कि टैबलेट और मोबाइल लेकर आएंगे तो आप इस पर प्रतिबंधित हैं और आप 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आखिर समिता जी बहुत सारे मसलों पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनाव की चीज़ें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तनाव इस हद तक बढ़ जाएगा कि नीतीश कुमार खुलकर आ जाएंगे कि 10 साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर मोदी जी का डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल किया, तो ये तो फिर बड़े संकट खड़ा करता है। अब मोदी जी तो बुलाकर ले आ रहे हैं वहाँ से एलन मस्क की कंपनी को, टेस्ला को और स्टारलिंक को। अब वो एलन मस्क जो है, जिसको नासा जो है सुनीता विलियम्स को नहीं लेकर आ पाया वापस, वो एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है वो जाकर सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आ रहा है। तो ऐसे में तकनीक जब इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप तकनीक से दूर होकर कैसे रह सकते हैं? और आज के समय में समिता जी ये संभव ही नहीं है कि आप तकनीक से आप बचकर रह पाएँ, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अब तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। और ये इस तरीके की मजबूरी हो चुकी है इंटरनेट और मोबाइल आज के समय। अब आप बताइए, आप चुनाव आयोग कह रहा है कि साहब आधार से लिंक कर देंगे वोटर ID कार्ड को, और आधार लिंक है मोबाइल से, OTP आएगा मोबाइल पे, सब कुछ तो मोबाइल पे आएगा। नीतीश कुमार कह रहे मोबाइल बाहर रख कर आओ।
तो ये कैसे चलेगा? तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं समिता जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर के कही जाती रही हैं। अब वो पता नहीं सही है कि नहीं है, वो नीतीश कुमार जानते होंगे, चूँकि अगर वो अपना इलाज कुछ करवा रहे हैं तो वो जाने। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज जो सदन में बातें कही हैं, उसका साफ तौर पर इशारा ये भी समझा सकता है समिता जी कि अब दोनों दलों के बीच में, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी तकरार बढ़ती जा रही है और एक नई तरीके की दरार ये देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने सदन में आज जो कुछ कहा और तेजस्वी यादव ने उस पर जो लिखा है, और उसमें जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि वो कंप्यूटर निरक्षर की बात तो उन्होंने की, लेकिन युवा, छात्र और महिला विरोधी, ये तीनों बातें। और आज का युवा जो है वो बिना मोबाइल के किस तरह से रहेगा, और अगर मोबाइल का इस्तेमाल भारत में बंद हो जाएगा तो फिर मोदी जी के मित्र, परम मित्र A1 या A2 जो भी है, वो मुझे नहीं पता अंबानी को वो कौन सा नंबर देते हैं, लेकिन उनका क्या होगा? पूरा जियो जो है उस पर ही खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार बार बार फंस रहे हैं, लेकिन इधर एक और बड़ी समस्या आ गई मोदी और नीतीश कुमार के बीच कि आज मोदी के ही सरकार में गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय, उनके दो भांजों के बीच उनके गांव में कोई किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गोली तक चल गई, और उसमें उनकी बहन भी घायल हो गई और एक की तो मौत हो गई है। तो ये मामला जो है, केवल इसको पारिवारिक विवाद की तरह देखना भी सही नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि बिहार में खुलेआम किस तरह हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है और अपराधियों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। कोई अगर अपने भाई बंधु पर, मां पर गोली चला सकता है तो वो बाहर निकल के दूसरों पे भी चला सकता है। तो ये सवाल यहाँ पर है। और यहाँ पर मोदी और नीतीश के बीच मुश्किल ये है कि मंत्री जो है वो बीजेपी और मोदी के हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार पर जो सवाल उठ रहा है, कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का एक ट्वीट है, उस ट्वीट को हम देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि 20 सालों में कभी इतने नहीं हुआ, वो कैसे अभी हो रहा है। देखिए, बिहार में जंगल राज, मोदी सरकार के मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या की गई है, साथ ही उनकी बहन को भी गोली लगने की खबर है। ये घटना बेहद दुखद है। हमारी मांग है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये घटना कुछ सवाल भी खड़ी करती है। जब मंत्री के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आए दिन बिहार से हत्या, लूट, डकैती की खबरें सामने आ रही हैं, तो जेडीयू बीजेपी की सरकार मौन साधे क्यों बैठी है? हाल ही में कई पुलिस कर्मियों की भी हत्या कर दी गई। आखिर बिहार में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए? बिहार की जनता जेडीयू बीजेपी के जंगल राज से तंग आ चुकी है। अब तो बदलाव लाकर रहेगी। ये कांग्रेस का अभी कुछ समय पहले का ट्वीट है, और कांग्रेस ने इस बार जंगल राज की बात कही है। अभी तक बीजेपी और अभी मोदी गए भी थे तो कितने बार उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया था। भागलपुर में ही मेरा ख्याल है, वहीं पर वो गए थे जब ये मखाना के उन्होंने बात भी जो की थी, और वहीं भागलपुर में ये जो घटना हुई है, अब इसको लेकर, और तेजस्वी यादव ने जो बोला कि 20 सालों में कितने 60,000 से कम ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, और ऐसा कभी नहीं होता था, तो किसको जंगल राज बोल रहा है? और बात ये अमलेंदु जी की, पहले आम जनता सुरक्षित नहीं थी, फिर पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, अब सरकार के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आखिर किसको सुरक्षा दे रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए समित्रा जी, एक तो किसको सुरक्षा दे रहे हैं नीतीश कुमार, ये बहुत गंभीर सवाल है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है, और ये सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, वो सिर्फ मंत्री ही नहीं है मोदी जी के, गृह राज्य मंत्री भी हैं समित्रा जी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा उनके ही ऊपर है। तो अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के भांजों में आपस में ही इस तरीके की घटना होती है, और इसको सिर्फ पारिवारिक विवाद इसलिए नहीं कहा सकता कि पारिवारिक विवाद में इस तरीके से गोलियां नहीं चला करती हैं, पारिवारिक विवाद अगर इस तरीके का है भी तो फिर जो है ये, इसका मतलब आपने समाज को इतना ज़्यादा बांट दिया है कि अब परिवार भी बट गए हैं। तो आप जो दुनिया को बांटने की और देश को बांटने की और समाज को बांटने की जो आप रणनीति पर काम करते हैं, तो आपने इतना बांटा कि आपके परिवार भी अब बट चुके हैं। अगर दो भांजे आपके इस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं, और आपकी बहन भी उसमें जो है वो ज़ख्मी हो जा रही हैं, उनको भी बताया जाता है कि बहुत गंभीर घायल हैं, तो अब क्या होगा आगे चलकर, तो ये देखा जाएगा। एक भांजे की उनकी मतलब जान चली गई है, दूसरा भांजा गंभीर रूप से घायल है, वो उसका इलाज चल रहा है, आपस में ही हुआ है ये।
तो ये समिता जी, दूसरी बात ये कि किस तरीके से बिहार में अपराधियों मतलब खुलेआम घूम रहे हैं, और अगर वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो आप किस तरीके से हथियार लेकर आप आराम से घूम सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो अब बीजेपी ही क्या बिहार की कानून व्यवस्था खराब करवा रही है? अब यहाँ ये भी सवाल समिता जी उठता है कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अगर उनके भांजे आपस में इस तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास हथियार पहले थे। हमें नहीं मालूम, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि वो लाइसेंसी हथियार थे कि गैर लाइसेंसी हथियार थे। लाइसेंसी हथियार भी अगर थे, मान लीजिए चूँकि गृह राज्य मंत्री के भांजे हैं तो लाइसेंसी हथियार रहे होंगे, लेकिन अगर लाइसेंसी हथियार भी हैं और उनसे अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो ये तो और ज़्यादा चिंता का विषय कि आपको लाइसेंसी हथियार दिए गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि आपस में भाइयों पे ही गोली चलाने के लिए दिए गए थे। तो ये भी एक सवाल खड़े करते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर स्वयं जो है वो उठते हैं कि बीजेपी किस तरीके से कानून व्यवस्था के मसले पर बुरी तरीके से फेल हो रही है। कांग्रेस ने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार जो है वो हर मोर्चे पर फेल होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ देखिए समिता जी, एक चीज़ देखने की ये कि कांग्रेस लगातार अकेले नीतीश कुमार को नहीं घेरती है, जब भी कोई बात होती है वो बीजेपी को साथ में जरूर रखती है। या तो एनडीए सरकार कहेगी या फिर जेडीयू और बीजेपी की सरकार कहेगी या नीतीश और बीजेपी की सरकार कहेगी। यानी कि एक तरीका, मतलब एक तरीके से देखा जाए ये स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है ख़ास तौर से, यानी इंडिया गठबंधन वहाँ, वो सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार मानकर नहीं चल रहा है और कुल मिलाकर अकेले नीतीश कुमार की सरकार है भी नहीं। क्योंकि सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्री बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के ही सबसे ज़्यादा हैं। तो ये सरकार नीतीश कुमार और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री हैं और कितने सक्षम मुख्यमंत्री हैं और कितने उनके हाथ खुले हुए हैं, ये एक अलग का प्रश्न है। इस पर बहस हो सकती है और हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर बहसें होती हों। लेकिन अब जिस तरीके से समय आगे बढ़ता जा रहा है समिता जी, ये साफ समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार एक तरीके से कहा जाए केयर टेकर मुख्यमंत्री के तौर पर रह गए हैं, जिनके हाथ पैर जो हैं वो सब बीजेपी के यहाँ बंधे हुए हैं, ये समझा जा सकता है। तो कानून व्यवस्था के मसले पर ये एक नई दरार है और मतलब एक नया संकट है बिहार के लिए। और जाहिर सी बात है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के भांजों के बीच में इस तरह की चीज़ हुई है, अब इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस नीतीश कुमार के पास है, गृह मंत्री वहीं हैं, उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कार्रवाई करेंगे तो मोदी जी नाराज़ होंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता नाराज़ होती है, विपक्ष हमलावर होता है। तो नीतीश कुमार के सामने एक नया संकट ये नित्यानंद राय के भांजों वाले केस को लेकर होगा। लेकिन इतना तय है समिता जी कि इस तरह की घटनाएं और दरार को बढ़ाती जा रही हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच जो दरारें हैं। जी बिल्कुल। और नीतीश कुमार के लिए अब एक दिक्कत ये भी होगी कि अब वो किस मुंह से ज्यादा सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग में अब बीजेपी उनको बोलेगी कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं और इसीलिए अब हमको टेक ओवर करने दीजिए। हो सकता है बीजेपी इस तरह की कोई शर्त रख दे, तो नीतीश कुमार के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। इस बीच आरजेडी ने एक जो पोस्टर लगाया, जिस पोस्टर को हमने अभी शुरू में दिखाया था, जिसमें लालू प्रसाद ये कह रहे हैं कि न झुका हूं न झुकूंगा, ये जो टाइगर जिंदा है वाली लाइन अमलिंदु जी, ये किस तरह से एकदम सीधे सीधे मोदी को भी चुनौती है और नीतीश कुमार को भी चुनौती है। क्योंकि तेजस्वी यादव का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये तंज कसा है कि 20 साल तो पलटी मारते रह गए, अब कुछ काम करिए, कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा है। तेजस्वी यादव का वो ट्वीट देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार की 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले 20 वर्षों के मुख्यमंत्री से आप उनकी विफलताओं की चर्चा करो तो वो सच्चाई उजागर होने के डर से भड़क जाते हैं, आपा खो देते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अनाप शनाप बोलते हैं। ये तेजस्वी यादव ने लिखा और इसके साथ उन्होंने एक कैरिकेचर भी दिया, एक कार्टून, जिसमें वो नीतीश कुमार को एक सज्जन ये देखिए लिख रहे हैं कि अरे सर चुनाव आ रहा है, काम धाम तो कुछ किए नहीं, 20 बरस खाली पलटिए मारते रह गए, जनता को क्या जवाब देंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं काम धाम का कोई मतलब है, 2005 के पहले वाला ड्रामा इस बार भी कर देंगे, 20 साल से तो इसी पर खेल रहे हैं। यानी यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बता दिया कि जो सत्ता मिली है नीतीश कुमार को, ये खेल करने से मिली है। लेकिन इस बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तैयारी है, मतलब इधर कांग्रेस अपने पूरे जोश में लगी हुई है, उधर तेजस्वी यादव जो लगे हुए हैं, तो क्या अमलेंदु जी खेला होगा इस बार नीतीश कुमार का, खेला कर पाएंगे? समिता जी, अभी तक तो देखिए नीतीश कुमार बहुत संकटग्रस्त मालूम पड़ते हैं। अब आगे चलकर क्या होगा अभी नहीं कहा सकता। बीजेपी क्या उनका इंतज़ाम करती है या वो बीजेपी पर क्या दबाव बना पाते हैं, सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार की बनती है कि नहीं बनती है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे
ये भी एक बड़ा सवाल है कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, और मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे और सरकार अगर नहीं बनती है तब बीजेपी क्या करेगी, और सरकार अगर बनती है तब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ क्या करेगी। बहुत सारे सवाल हैं नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से 2005 से पहले की रट लगाए रहते हैं शर्मिष्ठा जी, तो वो एक तरीके से आ जाए उसके ज़रिए अब नीतीश कुमार खुद ही घिरते चले जा रहे हैं। चूँकि जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं 20 साल पहले की, जाहिर सी बात है कि जो लड़का आज 30 साल का है या 40 साल का भी है शर्मिष्ठा जी, तो उसे 20 साल पहले की बातों से मतलब नहीं है, वो आज की बात देखेगा क्या है। और अधिकांश आबादी जो है वो 45 वर्ष से नीचे की है भारत में इस समय। तो बिहार में भी 45 वर्ष से नीचे की अधिकांश आबादी होगी, तो उससे 20 साल पहले से कोई मतलब नहीं है। 20 साल जिस व्यक्ति ने देखे हैं, अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 20 साल देखे हैं, या जो नया मतदाता बना है जो 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, तो वो 2005 से पहले क्या था क्या नहीं था वो उस पर बात नहीं करेगा। 2005 से पहले भी क्या था भाई, जैसी आज स्थिति है ऐसी बुरी स्थिति तो नहीं थी 2005 से पहले भी। तो आप तो खुद बेनकाब होते चले जा रहे हैं। तो आप जिस मुद्दे को उठाकर आप अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो नैरेटिव आप सेट कर नहीं पा रहे हैं, वो आपके गले की फांस बनता चला जा रहा है। आप कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं तो भाई माफियाओं के बीच में खुलेआम गोलीबारी हो रही है, और गोलीबारी के बाद एक माफिया जो है वो खुलेआम जो है वो प्रेस को अपना इंटरव्यू दे रहा है, और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है। वो कहता है कि कानून का सम्मान करते हुए हम खुद सरेंडर कर देते हैं, वो खुद सरेंडर करता है। यानी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर उस माफिया को गिरफ्तार कर सके। तो ये शर्मिष्ठा जी जिस तरीके से माफियावाद बढ़ रहा है बिहार में, तो उसमें बीजेपी भी शामिल है और नीतीश कुमार भी शामिल है, जाहिर सी बात है। लेकिन चूंकि गृह मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी नीतीश कुमार की ज़्यादा है, तो उनके ऊपर ज़्यादा सवाल उठते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार तो आपकी वजह से चल रही है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और गृह मंत्री बने हुए हैं, तो बिना बीजेपी की सहमति की थोड़ी है, तो बीजेपी पर भी सवाल उठेंगे। तो ये मसला एक बड़ा बनता चला जाएगा, और नीतीश कुमार अब जो है बहुत ज़्यादा घिरे हुए नज़र आते हैं। बीजेपी भी घिरी हुई नज़र आती है कि बीजेपी भी यही बात कर रही थी 2005 से पहले। तो अब 2005 से पहले करते करते 2005 से पहले की स्थिति में ही नीतीश कुमार और बीजेपी ना पहुँच जाए। इतना आप 2005 से पहले की बात करेंगे तो 2005 से पहले जो बीजेपी और नीतीश की स्थिति थी उसमें ना पहुँच जाए। खतरा ये भी नीतीश और बीजेपी के सामने समझता है। जी बिल्कुल, और खतरा जो है अब लालू यादव के नए तेवर, क्योंकि जिस तरह से उनको एकदम मतलब जब हो सकता है जेडीयू और बीजेपी को ये लगा हो कि जो अभी कुछ समय पहले जो इनकी कार्यकारिणी हुई थी आरजेडी की, अचानक बुलाई गई और उसमें लालू जी ने कहा था कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में ही सब कुछ होगा और सरकार बनेगी, तो ये मान लिया गया था कि लालू यादव अब जो है वो रिटायरमेंट के उसमें आ गए। लेकिन ये जो पोस्टर अभी जो दिख रहा है हमको स्क्रीन पर, राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगा हुआ है और उसमें बोल रहे हैं ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। और ये जो है अमलेंदु जी, जो कल 4 घंटे जो पूछताछ हुई ईडी की, और उसमें उनसे ये पूछा गया कि आपकी पत्नी, बेटी और बेटा, उनके नाम जमीन करने वालों को ही कि उनको नौकरी रेलवे में कैसे मिली, और उनसे कम 4 घंटे पूछताछ हुई। और तेजस्वी यादव ने कल जो कुछ कहा था वो हम लोगों ने सुनाया भी था कि अभी तो ABCD सब आएंगे, और ईडी और सीबीआई क्या है, सभी लोग आएंगे, और हम तो पहले से बोल रहे थे ये। और तेजस्वी यादव ने ये कहा कि सीधे सीधे राजनीतिक बदले की भावना से, और इधर तेजस्वी यादव ने ये बात बोली, उधर राज्यसभा में ये बात सही भी साबित हो गई जब उनके मोदी जी के मंत्री ने ये जवाब दिया कि 193 नेताओं पर मामले दर्ज हुए और केवल 2 जो हैं वो उनको दोषी पाया गया ईडी के उसमें। तो उस पर गौरव गोगोई ने, अभी कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया है, उस बयान को सुनते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह विपक्ष के जो आरोप हैं वो बार बार सही हो रहे हैं और कैसे मोदी जो है उसमें घिर रहे हैं। क्या कुछ कहा है गौरव गोगोई ने, उसको देख लेते हैं। ईडी पर हम यही बोलना चाहते हैं कि ये स्वाभाविक है, जब ईडी पर दबाव बनाया जाएगा कि ईडी वास्तव अपराधियों को नहीं राजनीतिक विरोधियों को पकड़े, तो इस प्रकार का नतीजा होगा। अगर वास्तव में ईडी अपराधियों के पीछे लगती तो शायद ईडी का कन्विक्शन रेट भी थोड़ा बेहतर होता। सर क्या कहेंगे अमरेंद्र जी? गौरव गोगोई ने सीधे सीधे बोला कि अगर आप वाकई जो अपराधी हैं उनके पीछे लगते तो आपका कन्विक्शन रेट बेहतर होता। अभी तो ये दिख रहा है कि राजनीतिक विरोधियों से बदले की भावना में काम कर रही है। अब ईडी जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसके जरिए वाकई में अपराधियों को पकड़ सकती है सरकार, लेकिन उस संस्था को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि पंगु बना दिया और इतना नाम उसका खराब कर दिया कि अब किसी के यहाँ ईडी का छापा हो तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो सरकार के साथ है या उसके खिलाफ है, और उसके आधार पर ही सारी चीजें पहले तय मान ली जाती हैं
कि ये छापा बदले की कार्रवाई से हो रहा है। अभी हमने देखा कि भूपेश बघेल को जैसे ही पंजाब का वहां वो सक्रिय हुए, 2 साल बाद चुनाव है और भूपेश बघेल के घर फिर से ईडी वाले पहुंच गए, सीबीआई, आईटी सब जो है वो पहुंच रहे हैं और छापेमारी हो रही है। हालांकि भूपेश बघेल ने पहले भी बोला था, इसको लेकर कांग्रेस पहले भी आवाज उठा रही थी। अभी कल जो तेजस्वी यादव ने बोला, अभी गौरव गोगोई ये बात बोल रहे हैं। क्या लगता है अब जो बिहार चुनाव में अब क्या और कुछ कर सकती है बीजेपी, क्योंकि उसकी पोल तो अभी से खुल रही है? देखिए समिति, बीजेपी की पोल खुल रही है और ईडी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। आपने भूपेश बघेल का जिक्र किया। भूपेश बघेल के केस में तो सुमित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट उस केस को ख़त्म कर चुका है और ये कह चुका कि ये केस बनता ही नहीं है ईडी के लिए पीएमएल एक्ट में। आप इसमें कार्रवाई कर ही नहीं सकते, केस ही नहीं बनता है, केस ही उसने ख़त्म कर दिया और उसके बाद ईडी पहुंच जाती है। तो समझ सकते हैं आप किस तरीके से विरोधियों को परेशान करने की चीज़ हो रही है। दूसरा, ईडी के अफसरों पे और ईडी के लोगों पे तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं समिता जी। हमने देखा कि राजस्थान में किस तरीके से ईडी का अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, हिमाचल में सीबीआई ने जाके ईडी के अफसरों को गिरफ्तार किया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही, तो यानी ईडी भी एक वसूली संस्था बन चुकी है और एक संगठित गिरोही तरीके से काम कर रही है। ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। आज ही तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है उसने बड़ी सख्त टिप्पणी जो है ईडी के खिलाफ की है। वहाँ जो तमिलनाडु विपणन सहकारी समिति है या क्या है, TMAC कुछ है, उसके अधिकारियों ने और तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की हाई कोर्ट में कि ईडी ने उसके कर्मचारियों को 60 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, उनके मोबाइल जब्त कर लिए, महिला कर्मचारियों को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई 60 घंटे तक, और केवल उनको रात में 1 बजे कहा गया कि आप सुबह होने से पहले पहले लौट कर आ जाइए। 6 घंटे की उनके लिए छूट दी गई और फिर इस तरीके से किया गया। और पूछा याचिकाकर्ताओं ने कि भाई ये हमारी निजता का उल्लंघन है कि अगर आपके पास कोई, आपने हमारे घरों में प्रवेश किया, घरों में आपने छापे मारे, तो आपके पास जब सर्च वारंट नहीं थे तो आपने किस तरीके से किया, आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं थी। तो यानी ईडी किस तरीके से संवैधानिक दायरे से और जो उसके अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर एक दादा की तरीके से काम कर रही है, ये चीज़ें आई और उस पर उसने तमिलनाडु हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियाँ की हैं। अब समित्रा जी, जो मोदी जी के ही मंत्री हैं, पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो सदन में वक्तव्य दिया और जो उन्होंने बताया, आप सदन के अंदर, हालांकि ये सरकार तो सदन के अंदर भी झूठ बोलने के लिए जानी जाती है, लेकिन सदन के अंदर कम से कम तब भी कुछ चीज़ें बंधी हुई हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखने पड़ सकते हैं, चूँकि प्रतिप्रश्न में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ रखना पड़ा कि 193 केस थे और वो राजनीतिज्ञों के खिलाफ थे 193, उनमें से सिर्फ 2 का जो है वो उसमें कन्विक्शन हुआ और वो 2 भी जो थे वो मधु कोड़ा के साथी थे, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथी थे। तो वो मधु कोड़ा की पत्नी वो जो गीतांजलि कोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो बीजेपी के साथ हैं। तो यानी जिनका कन्विक्शन हुआ भी वो बीजेपी के साथ निकले वो लोग भी। तो ये जिस तरीके की चीज़ सामने आ रही है, तो ये साफ तौर पे जाहिर हुआ कि हाँ, ये वास्तव में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और ये सरकार खुद जो है वो सदन के अंदर स्वीकार कर रही है कि हाँ, हमने 193 इस तरीके केस किए और उनमें से केवल 2 का कन्विक्शन रेट हुआ। तो इतना ख़राब जिस एजेंसी का कन्विक्शन रेट है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सवाल कर चुका है समिता जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आदेश में ये भी कहा कि आपको अगर गिरफ्तार करने की शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी जाकर गिरफ्तार कर लेंगे। जब तक आपके पास सबूत नहीं है तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब आप गिरफ्तार करेंगे, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको उसे लिखित में बताना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया और आपके पास क्या सबूत है उसके खिलाफ, तब आप करेंगे। और अगर आपकी जांच चल रही है तो ऐसा नहीं कि साहब आज आपकी लंबी जांच चलती रहेगी तो तब तक आप आदमी को अंदर ही बंद रखेंगे, नहीं कर सकते आप। तो बहुत तरीके से ईडी के हाथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तक बांधे हैं। तो अब ईडी के मामले चूंकि इतने ज़्यादा खुलने लगे हैं और ये सरकार को समझ में आ गया है कि ईडी पे अब प्रतिबंध लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट से और सख्त आदेश आ सकते हैं, तो उसका बचाव करने के लिए भी नया इनकम टैक्स अधिनियम जो है वो लेकर आया गया है, ताकि ईडी से जब मतलब उस पर दबाव पड़े और ईडी को ठीक किया जाए अदालती प्रक्रिया के जरिए, तो एक नई एजेंसी तैयार कर दी जाए जो ईडी की तरीके का ही काम करे। तो जो नया आय का अधिनियम आ रहा है उसमें इनकम टैक्स को उसी तरीके की शक्तियां देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उससे ज़्यादा शक्तियां देने की कोशिश की जा रही है। अब तमिलनाडु हाई कोर्ट जो है वो कह रहा है कि आपने किस तरीके से इन कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए, आपने निजता का उल्लंघन किया, नहीं कर सकते आप। और नया जो आयकर अधिनियम आ रहा है उसमें आ रहा है कि अगर आयकर का कोई अधिकारी, उसको अगर ये शक भी हो जाए कि आप जो है कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो वो आपका मोबाइल फ़ोन ही नहीं, वो आपका ईमेल, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके तमाम डिजिटल अकाउंट्स, उन सबका एक्सेस ले सकता है। केवल उसे शक होना चाहिए और आपको बताएगा भी नहीं। ये नए उसमें किया जा रहा है।
और इसी तरीके से अमित जी जीएसटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, तमाम जीएसटी को लेकर शिकायतें आती रहती हैं। जीएसटी अब पीएमएल एक्ट में आ गया, यानी ईडी अब जीएसटी में भी एंट्री हो गई है। और जीएसटी में एंट्री, जाहिर सी बात है कि जीएसटी में किसको परेशान किया जाएगा? व्यापारियों को। वो व्यापारी किसके समर्थक होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो यानी आप अपने समर्थकों को भी परेशान करने के लिए आप काम कर रहे हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उस दिन एएसजी जो राजू साहब थे उन्होंने बताया कि साहब मैं थोड़ी देर में आ पाऊँगा या मैं आज नहीं आ सकता हूँ, चूँकि 300 केसेस जो हैं वो एक कोर्ट में जीएसटी के चल रहे हैं और उसमें उनको उपस्थित होना है। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। 300 केसेस जीएसटी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं सर मित्रा जी, एक ही बेंच पे पहुंचे हुए हैं एक ही दिन में। तो ये स्थितियां हैं। तो ये सरकार जिस तरीके से एजेंसीज का कहा जाए कि वो टेररिज्म जो पैदा कर रही है, उसको लेकर सवाल बहुत सारे उठते रहते हैं। और ये जो गौरव गोगोई कह रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, गौरव गोगोई ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि आप असली अपराधियों को पकड़ें। और अब जो बात मेरा ख्याल है फिर से उठने लगेगी, चुनाव आते ही एक तो ईडी और सीबीआई जो सक्रिय होते हैं और उसके साथ ही खुलने लगती है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। और हमने देखा है महाराष्ट्र चुनाव से पहले किस तरह से दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा या अशोक चौहान या बहुत लंबी लिस्ट है, शुभेंदु अधिकारी, ये सारे जो बड़े बड़े नेता इस समय बीजेपी में हैं और वो सब कभी ना कभी उनके ऊपर मामले चले और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। तो यहाँ पर लालू यादव पर दबाने की कोशिश, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो उनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें वो पिंड ट्वीट एक उनका जो रखते हैं वो उसमें वो यही लिखते हैं कि अगर लालू यादव भी वो झुक जाते तो आप वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते। ये उन्होंने इस तरह की कुछ बात उन्होंने लिखी हुई है। और अब उनका ये अब मतलब आरजेडी का ये जो पोस्टर लग गया है कि न झुके हैं न झुकेंगे, मतलब लालू प्रसाद जो है उनको बीजेपी किसी भी तरह से नहीं झुका सकती। और कल सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा कि आप ना उम्र का ख्याल रख रहे ना कुछ, क्योंकि लालू जी की भी सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। उधर सोनिया गांधी से इसी तरह से कितने घंटों पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, बहुत सारे बार बार के उदाहरण सामने आ गए हैं और मोदी इसमें फंस रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जो है वो उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। इस बीच कांग्रेस भी काफी सक्रिय हो गई है। कल हमने चर्चा की थी कि कैसे पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है और राजेश कुमार जो है वो उनको बना दिया गया है नया अध्यक्ष। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखते हैं फिर चर्चा को हम खत्म करेंगे। आखिरी बस सवाल लेकर एक बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, वो लिखते हैं, बिहार बदलाव के लिए तरस रहा है, बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं, बिहार की जनता असली सामाजिक न्याय की आस लगाए इंतजार कर रही है। आज बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राजेश कुमार से संक्षिप्त मुलाकात में बिहार की जनता की भलाई के लिए कांग्रेस की तैयारियों पर प्रारंभिक चर्चा हुई। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। कल मिले थे वहां पर राजेश कुमार जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे जी ने जो बात लिखी कि बिहार जो है बदलाव के लिए तरस रहा है और असली सामाजिक न्याय की बात कही है। यहाँ पर क्या कांग्रेस अब सोशल इंजीनियरिंग जो है वो उसके दम पर इस बार बदलाव लाने की तैयारी में है? समिता जी, सोशल इंजीनियरिंग से ज़्यादा एक तरह से कहा जाए सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग मोदी जी करते हैं, बीजेपी करती है सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन सामाजिक न्याय की बात बीजेपी नहीं करती है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग से भी और 2 कदम आगे की बात है। सोशल इंजीनियरिंग में जातियों का गठजोड़ बैठाने की बातचीत की जाती है, हालांकि कांग्रेस भी अब उस तरीके से अपना रही है, सोशल इंजीनियरिंग भी अपना रही है, लेकिन लक्ष्य उसका सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, लक्ष्य जो है उसका सामाजिक न्याय है। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक अंतर समझा जा सकता है कि बीजेपी सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, कांग्रेस जो है सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सामाजिक न्याय की भी बात कर रही है। तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय की बात करते हुए निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो एक सामाजिक बदलाव की भी बात कर रही है और सामाजिक बदलाव के साथ साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन की भी बात कांग्रेस कर रही है। तो अब जिन नीतियों को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उसका समाज में असर भी देखा जा रहा है। लोगों का भरोसा भी राहुल गांधी पे बढ़ रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करती हैं उनकी सरकार ने, तो ये एक भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि बिहार में जो परिस्थितियां उनमें कांग्रेस अलग लड़ेगी इसकी कोई संभावना फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ती। समझता जी लड़ेगी वो गठबंधन के साथ ही, और वहाँ के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावल उनकी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे जितनी हम जीत सकते हैं, तो हम इसके लिए भी कोई दबाव नहीं डालेंगे कि ज़्यादा सीटें लड़ने को दी जाए। तो ये वो साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब
मतलब कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन को ही मजबूत बनाना चाहती है और गठबंधन को मजबूत बनाकर वहाँ से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन एक लक्ष्य उसके सामने स्पष्ट है, वो सामाजिक न्याय का लक्ष्य है और इस पर जो उसके सहयोगी दल हैं वो भी वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ में, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो वाम दल हो, ये सब जो है वो सामाजिक न्याय के मसले पर एकजुट है। समिता जी जी बिल्कुल, सामाजिक न्याय को लेकर इस बार राहुल गांधी ने बिहार में एकदम ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से दलित अध्यक्ष बनाया है, खुद 2 बार दलित सम्मेलनों में जा चुके हैं और बार बार बात होती है संविधान बचाने की। हालांकि एक अभी खबर मैं देख भी रही थी कि इस बार जेडीयू जो है वो अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। 6 अप्रैल बहुत ज्यादा दिन नहीं है, यानी नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ रहा है कि दलितों की बात किए बगैर और अंबेडकर जी का जो अपमान बीजेपी ने किया है उसका नुकसान हो सकता है, तो यहाँ नीतीश कुमार उसकी भरपाई करने में लगे हैं। तो जिन दरारों की बात हम कर रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार के बीच, उसमें एक दरार जो है वो शायद अंबेडकर को लेकर भी हो सकती है कि आपने उनका अपमान किया और नीतीश कुमार उनका सम्मान करके उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और मोदी के बीच दरारें अलग अलग मुद्दों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ती दरारों में क्या बीजेपी और जेडीयू की सत्ता धंस जाएगी और कांग्रेस और आरजेडी को नया मौका मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं अमलेंदु जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए टीवी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।